साल 1857। ये वो दौर था जब संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना, मॉर्मन मिलिशिया, मूल अमेरिकी और पायनियर्स सभी जीवित रहने के लिए एक क्रूर युद्ध में फंसे हुए थे। जो भी प्रवासी इस यूटा क्षेत्र में प्रवेश करने की गलती करते, उसके बचने की संभावना 0 हो जाती। कमाल की सीरीज है। आपको देखते हुए फील होने लगेगा कि आप उस दौर में पहुंच गए हैं। इसी यूटा क्षेत्र के सेंट जोसेफ रेलवे स्टेशन पर हम एक माँ बेटे को देखते हैं जो ट्रेन से उतरने के बाद बड़ी बेसब्री से अपने गाइड के आने का इंतजार कर रहे थे। उनका गाइड यहाँ समय से 1 घंटे लेट पहुंचा। यहाँ से सुरक्षित फोर्ट ब्रिजर तक पहुंचाने के लिए इनके बीच चिट्ठी से पहले ही बातचीत हो चुकी थी। फोर्ट ब्रिजर में कोई जिम बैकवर्थ नाम का बंदा था जिसके पास इनको जाना था। आगे का सफर ये जिम बैकवर्थ के साथ करने वाले थे। इनका सफर शुरू हुआ और भाई साहब इतना नेक्स्ट लेवल तक जाएगा कि क्या ही बताए। बड़े समय बाद ऐसा सीरीज देखने को मिला है, डेफिनेटली मजा आएगा। ये है फोर्ट ब्रिजर जहां पर काफी सारे लोग बसे हैं। इनका रोजी रोजगार, मार्केट वगैरह सब कुछ यही से होता है। इसी मार्केट में हम एक माया नामी लड़की को देखते हैं जिसे चाकू चुराते हुए एक शराबी ने देख लिया। हालांकि तब तक वो चाकू लेकर फरार हो गई। इधर मिस रोवेल और उनका बेटा डेविन फोर्ट ब्रिजर पहुंच चुके थे। इस डेरे के मालिक जिम ब्रिजर से पता चला कि जिम बैकवर्थ इनका इंतजार करते करते चला गया। वो क्रूक स्प्रिंग्स जाने के लिए यात्रियों को लेकर 3 हफ्ते पहले ही निकल चुका है। असल में मौसम बहुत खराब होने वाला है। इनके लिए वो और रुकता तो वे भी यही फंस जाते। मिस रोवेल गिड़गिड़ाने लगी कि उन्हें कोई तजुर्बेकार गाइड चाहिए। उनको क्रूक स्प्रिंग्स जाना बहुत जरूरी है। वहां डेविन के पिता रहते हैं। यहीं पर एक आदमी था जो मिस रोवेल को बार बार परेशान करे जा रहा था, जिसके चलते गाइड के साथ उसकी बहस हो गई। अगले ही पल उसने गाइड को मार डाला। इस गुस्ताखी के लिए इस डेरे के मालिक जिम ब्रिजर ने उसे फांसी पर लटकाने का हुक्म दिया। मिस रोवेल और उनका बेटा काफी डरे हुए थे। जैसा उन्हें बताया गया था, ये जगह वैसी तो बिल्कुल नहीं थी। यहाँ से क्रूक स्प्रिंग्स जाना भी आसान नहीं था। दरअसल फोर्ट ब्रिजर और क्रूक स्प्रिंग्स के रास्ते के बीच वोसैच माउंटेन है। ऊपर से खून जमा देने वाली सर्दी से बचे तो भेड़िया भालू वगैरह का निवाला बन जाएंगे। मॉर्मन आदिवासी अलग ही लूटपाट मचा रखे हैं। आदिवासियों से बच गए तो डाकुओं के हाथ लग जाएंगे। यूटीईज, पयूट्स, शोशोने, इतने रुकावटों को पार करने के बाद कहीं जाकर वो क्रूक स्प्रिंग्स पहुंच पाएंगे। ऐसे में उनका बॉस्टन वापस लौट जाना ही सही रहेगा। इतना सब कुछ जानने समझने के बावजूद रोवेल वापस लौटने के लिए तैयार नहीं हुई। ब्रिजर एक ऐसे आदमी को जानता था जो उन्हें क्रूक स्प्रिंग्स तक पहुंचा सकता था। वे इन्हें उसके डेरे पर ले गए। भाई साहब आहट मिलते ही उसने इनकी तरफ फायर कर दिया। इस इलाके में बातों से ज्यादा गोलियां चलती थीं। ब्रिजर के पहचान बताने के बाद वे उससे मिले। उसका नाम था आइजक रीड। ये बंदा थोड़ा अजीब तो था लेकिन भरोसे के लायक था। मिस रोवेल उसे क्रूक स्प्रिंग्स तक पहुंचाने के लिए $500 का ऑफर दी, लेकिन उसे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। न ही तो वो क्रूक स्प्रिंग्स जाने के लिए राजी हुआ। ऊपर से एक लंगड़े और महिला के साथ तो कतई नहीं। इस बात से दोनों माँ बेटी चमक कर वापस चल पड़े। इसके अलावा ब्रिजर को किसी पर भी भरोसा नहीं था। उन्हें जितने भी लोग मिलेंगे वे उन्हें रास्ते में ही मारकर लूट लेंगे। वहीं पर कुछ अमेरिकन सैनिकों का एक दल भी था जिन्हें अमेरिकी सरकार ने मॉर्मन्स आदि को कुचलने के लिए भेजा था। हालांकि वो इसी इलाके में रहते हैं, इसलिए रोवेल उनसे भी मदद की उम्मीद नहीं कर सकती थी। तभी उसे कुछ मॉर्मन लोग मिले जो क्रूक स्प्रिंग्स ही जा रहे थे। रोवेल उनसे मिलकर हाले दिल सुनाई, मगर जेकब इसके लिए राजी नहीं हुए, क्योंकि जो फैंचर नामी बंदा इन्हें क्रूक स्प्रिंग्स पहुंचाने वाला था वो गिने हुए लोगों को ही ले जाने वाला था। ऐसे में 2 जन और बढ़ गए तो उनकी मुश्किल बढ़ सकती है। हालांकि जेकब की नई नवेली दुल्हन अबिश उन्हें साथ ले जाने के लिए जिद पर अड़ गई, इसीलिए जेकब को उसकी बात माननी पड़ी। यहीं पर कुछ बंदे थे जिनकी निगाह इन्हीं पर टिकी थी। शायद वे इन्हें लूटने का शानदार विचार बना रहे थे। देखते ही देखते सामान वगैरह रेडी कर वे मिस्टर फैंचर के डेरे की तरफ निकल पड़े। रीड को पूरा यकीन था कि उनका पार घाट नहीं लगने वाला, पर क्या कर सकते हैं। अपनी तरफ से मिस्टर ब्रिजर उन्हें वापस भेजने के लिए पूरी कोशिश किए थे, मगर जाने वाले को कौन रोक सकता है। उनके जाने के कुछ घंटे बाद एक बेरहम कातिल ब्रिजर से मिलने आया। असल में वो एक औरत की तलाश में था जो एक रईस खानदान के एक शख्स को जान से मारकर फरार चल रही थी। उसके ऊपर $1500 का इनाम था। भाई साहब वो औरत कोई और नहीं बल्कि मिस रोवेल थी, जिनका असली नाम सैरा हॉलोवे था। उसके साथ एक लंगड़ा बच्चा भी है। मिस्टर ब्रिज इनकार कर दिए कि ये औरत उनके डेरे पर नहीं आई। हो सकता है कि उस मर्डर के पीछे उस औरत की कोई मजबूरी रही हो, वरना ऐसे ही कोई किसी को क्यों मारेगा। कहीं ना कहीं ब्रिजर का अंदाजा बिल्कुल सही था।
रात को हम उस चाकू चोर माया को देखते हैं जिसके साथ हर रोज अन्याय होता था। इस डेरे का मालिक हैवान से कम नहीं था। उसी को मारने के लिए वो चाकू चुरा कर लाई थी। मौका मिलते ही उसने डेरे के मालिक को मार डाला। अब उसका यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए उसे अपना डेरा, अपना घर हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। अगली सुबह तक जेकब और उसके लोग मिस्टर फैंचर के डेरे पर पहुंचने वाले थे। तभी डेविन को उनकी गाड़ी में एक लड़की दिखी जो पता नहीं कब से वहां छिपी हुई थी। उसकी जीभ को काट दिया गया था, इसलिए बोल नहीं सकती थी। तरस खाकर डेविन ने उसे छिपने की जगह दे दी और अपने माँ से भी नहीं बताया। इधर मिस्टर फैंचर अपने लोगों से गुफ्तगू कर रहे थे, तभी उन्हें अपनी तरफ आते हुए कुछ बैलगाड़ियां दिखी। वो मॉर्मन्स है जिनकी टोली को क्रूक स्प्रिंग सुरक्षित पहुंचाने के लिए मिस्टर फैंचर ने ठेका लिया था। आज रात इसी डेरे पर गुजारकर अगली सुबह वे प्रस्थान करने वाले थे। इनके आने के कुछ देर बाद मॉर्मन लश्कर का एक गिरोह इनके डेरे पर आया। दरअसल उनके गवर्नर ब्रिघम यंग, जो मॉर्मन के अनुयायी थे, वे इस पूरे यूटा क्षेत्र में अपना दबदबा बहाल कर अपना एक किंगडम बनाने के फिराक में थे। मतलब अपना एक राज्य बनाकर उस पर हुकूमत करना चाहते थे। उनके आदमी फैंचर को डेरा हटाने का आदेश दिए। जहां तक डेरा हटाने का सवाल है, ये जमीन मॉर्मन्स की नहीं, अमेरिकी गवर्नमेंट की जमीन है, इसलिए डेरा हटाने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। ऊपर से फैंचर उनके आका को 2-4 गालियां भी बक दिया। हथियार निकाले की नौबत आ गई। आखिर में मॉर्मन्स ठंडे पड़ गए। वो यहाँ झगड़ा करने नहीं बल्कि संदेश लेकर आए थे। जगह खाली करने का आदेश देकर वापस लौट गए। इधर मॉर्मन्स के बीच रोवेल अच्छे से घुल मिल गई थी। डेविन भी माया के खाने पीने का पूरा ख्याल कर रहा था। सब इस सफर के लिए बहुत ही उत्सुक थे। तभी एक तीर उनमें से एक के सर को भेद गई। अगले ही पल इन पर चारों दिशाओं से तीरों की बारिश शुरू हो गई। हमले की शुरुआत में ही इस डेरे का लीडर फैंचर मारा गया। वे सभी हमलावर घोड़ों पर सवार थे। दहशत के मारे वहां भगदड़ मच गई। धूल मिट्टी उड़ने लगे। एक ने तो जेकब की खोपड़ी का खाल ही उधेड़ दिया। बहुत खतरनाक लोग थे। जान बचाने के लिए आखिरकार माया को भी बाहर निकलना पड़ा। सभी हमलावर मास्क पहने हुए थे, जिनमें से एक का चेहरा रोवेल ने अच्छे से जहन में बैठा लिया और सही मौका देख वे भाग निकले। तभी उन हमलावरों के लीडर ने उन्हें भागते हुए देख लिया। दरअसल ये वही मॉर्मन लश्कर के लोग थे जिन्होंने कुछ घंटे पहले फैंचर को ये जमीन खाली करने को कहा था। उन्हें यहाँ मौजूद हर एक शख्स को मारने का आदेश मिला था ताकि इस नरसंहार का कोई गवाह न बचे। इधर रीड इसी इलाके में था। उसने समय रहते उन दोनों को छिपा लिया, फिर मौका मिलते ही चंपत हो लिए। इधर जेकब की वाइफ आबिश और कुछ जवान लड़कियों को बंदी बना लिया गया था, क्योंकि ये पायूट्स जनजाति को लड़कियां सप्लाई करके उनसे अपना काम निकलवाते थे। लेकिन इस बार का मामला कुछ अलग था। इस लश्कर के सरदार रंगा ने सख्त आदेश दिए कि इन्हें पेयूट्स को देने के बाद जब काम हो जाए तो सभी लड़कियों को जान से मारना होगा। पहले ही 2 गवाह भाग चुके हैं। जाकर पेयूट्स से कहो कि उन दोनों गवाहों को ढूंढ निकालने पर इनाम दिया जाएगा। बाकी जितने भी लोग आखिरी सांसें गिन रहे थे, उन्हें दोबारा गोली गई। फिर उनके सामान वगैरह लूट लिए गए। छिपते छिपाते रात हो चली थी। दोनों माँ बेटे भूख और ठंड से ठिठुर रहे थे, लेकिन रीड पर इसका कुछ असर नहीं था। वो अपना तामझाम लेकर यहीं पर डेरा जमा लिया। रोवेल ने उससे खाना मांगा और आग जलाने की बात की, पर इससे उनको पता चल जाएगा और सवेरा होने से पहले ही वे पकड़े जाएंगे। उधर वो बेरहम कातिल जो सैरा हॉलोवे के पीछे पड़ा था, उससे कुछ लोग मिले। ये वही लोग थे जो दिन में जेकब की टोली को लूटने का शानदार विचार बना रहे थे। सुनने में आया है कि तुम किसी औरत की तलाश में हो जिस पर बड़ा इनाम है। उस औरत के साथ एक लंगड़ा बच्चा भी है। इतना जानते ही कातिल समझ गया कि इन्होंने उस औरत को देखा है। वैसे इनाम की रकम $1500 है, जिसमें से इन्हें उस औरत को पकड़वाने पर $500 का ऑफर दिया। सौदा पक्का कर वे फौरन उस औरत की तलाश में निकल पड़े। पता चला कि मिस्टर वर्जिल 500 नहीं, पूरे $1500 घटकने के फिराक में था। उसने इस बेरहम कातिल को यही मार डाला और उसकी जेब से बैनर लेकर निकल पड़ा। अगली सुबह फैंचर के डेरे पर कुछ बच्चे सामान लूटने आए थे। उनमें से एक बच्ची जेकब के जूते खोल रही थी। तभी वो उठ खड़ा हुआ। भाई साहब, वो जिंदा था। होश संभालते ही वो पागलों की तरह अपनी वाइफ एबिश को ढूंढने लगा, लेकिन लाश तक नहीं मिली। होना हो वो जिंदा है। इतने में कुकुर वंश के लोग वहां आ धमके। जेकब उनसे हाथ जोड़कर गुहार लगाने लगा कि वे उस पत्नी को ले गए। हालांकि इस दौर में किसी से मदद की उम्मीद करना ही गुनाह था। कुकुर वंश का सरदार उसके छाती पर लात मारकर निकल गया। इस इलाके से रीड भलीभांति परिचित था। वो नहीं चाहता था कि डेविन के मां के जिद की वजह से डेविन की जान जाए, इसलिए वो जबरन उन्हें वापस फोर्ट ब्रिजर लेकर चल पड़ा। रोवेल गिड़गिड़ाती रह गई, लेकिन उसने उनकी एक नहीं सुनी। दूसरी तरफ हम गवर्नर ब्रिघम यंग को देखते हैं। ये वही है जो अपने लश्कर के दम पर
यूटा क्षेत्र को मॉर्मन्स का राज्य बनाना चाहते हैं। सिर्फ यही नहीं, उनका विजन तो भविष्य में पूरा अमेरिकी महाद्वीप को अपना बनाने का है। इन्हीं के लोग फैंचर को अपना डेरा हटाने का हुक्म दिए थे और नाफरमानी करने पर भेष बदल कर आए और पूरे लोगों का खात्मा कर दिए। इतने में इनका एक कुकी नामी बंदा उस नरसंहार का पैगाम लेकर आया जिसमें तकरीबन 70 मारे गए। ब्रिघम यंग परेशान हो उठे कि इसका इल्जाम कहीं उन पर तो नहीं आएगा। इनका मुकाबला सीधे अमेरिकी गवर्नमेंट से था, इसलिए अपनी करतूत छिपाते फिरते थे। वैसे वहां मौजूद हर एक को मार दिया गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। कहीं इस नरसंहार की खबर पूरब में न फैले, इसलिए ब्रिघम यंग ने अपने सबसे वफादार ब्रदर हिकमन को फोर्ट ब्रिजर रवाना किए। उधर सफर करते करते रीड उनको नदी किनारे छोड़कर हल्का होने चला गया। तभी वहां माया आधम की रोवेल ने तुरंत उस पर चाकू तान दिया। तब जाकर डेविन ने बताया कि वो उसको जानता है। वो उनके गाड़ी में छिपकर उनके साथ सफर कर रही थी। ये चाकू उसी का है। इतने में नदी उस पार कुछ लोग दिखे जो रोवेल को देख पहचान गए। उन्हें उनके असली नाम सैरा हॉलोवे कहकर पुकार रहे थे। हो ना हो, इनाम के लालच में वो उनके पीछे है। खतरे को भांप वे तीनों तुरंत भाग खड़े हुए। तीरों से बचते बचाते आगे चलकर उन्हें एक गुफा मिला जिसमें वे जाकर छिप गए। इधर अचानक रीड को भी एक तीर आकर उसके जांघ में लगी। घायल होने के बाद वो भाग खड़ा हुआ। उसके पीछे एक लुटेरा लग चुका था जिसको निपटाते ही उसका दूसरा साथी आ धमका। उसके तीरों से किसी तरह बचकर रीड ने उसको भी मार डाला। तब तक तीसरा आ धमका। भाई साहब, उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी जिसे लेकर वो रीड पर टूट पड़ा। हालांकि रीड ने उसको भी जगह पर पहुंचा दिया। बड़े खतरनाक लोग थे। इधर विर्जिल का गिरोह गुफा के नजदीक पहुंच चुके थे। उनका एक आदमी पता लगाने गुफा के अंदर गया तो वापस नहीं लौटा। माया ने उसे पत्थर से पीट पीट कर मार डाला। इतनी हैवानियत इस बिहड़ इलाके में होता है, मिस हॉलोवे इस बात से कहाँ परिचित थी। अब जाकर उन्हें असली खतरे का आभास हो रहा है। ये जब गुफा से बाहर नहीं निकले तो विर्जिल ने गुफा में आग लगा दिया, क्योंकि उनकी बॉडी ले जाने पर भी $700 का इनाम था। किसी तरह माया दूसरे जगह से निकलने का रास्ता बनाई जिसके जरिए वे भाग निकले। अब तक हिकमन फोर्ट ब्रिजर पहुंच चुका था। यहाँ अमेरिकन सेना की एक टुकड़ी देख वो ब्रिजर से काफी नाराज था। आज एक टुकड़ी आई है, कल और आएंगे। इससे उनके लोगों और उनके धर्म स्थलों को खतरा हो सकता है। वैसे ब्रिजर को इससे मतलब नहीं था। वे यहाँ रहने के लिए उसे अच्छा किराया दे रहे हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मतलब ब्रिजर दबने वालों में से नहीं था। वो अच्छी तरह समझ रहा था कि अमेरिकन फौज से सौदा करने पर ब्रदर हिकमन की सुलगी पड़ी है। तभी एक जरूरी खबर मिली। दरअसल जेकब वापस यहाँ लौट आया था। अमेरिकी सेना की टुकड़ी के जो कैप्टन थे वो उससे पूछताछ कर, हालांकि हमलावरों ने मुखौटा पहना था, इसलिए जेकब उनमें से किसी का हुलिया पहचान नहीं सका था। शायद वो आदिवासी होंगे। कहीं ना कहीं हिकमन अपने गिरोह की करतूत छिपाने के लिए कैप्टन डेलिंगर को बेवकूफ बना रहा था, लेकिन डेलिंगर को उनकी बातों से फर्क नहीं पड़ा। वे जेकब से सवाल पे सवाल करे जा रहे थे। क्या उन नकाब पोशों को सामने लाने पर पहचान लोगे? जेकब ने शायद कहा तो हिकमन सख्ते में आ गया। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। दूसरी तरफ हम जेकब की बीवी अबिश और कुछ बंधक लड़कियों को देखते हैं जिन्हें मॉर्मन लश्कर पायूट के हवाले कर गए थे। इतने में कुकुर वंश के आदिवासी आ धमके। उन्होंने बातों ही बातों में पायूट्स पर हमला कर दिया। कुकुर वंश का सबसे खतरनाक हथियार था कुल्हाड़ी। उसे वे सर पर ऐसे चला रहे थे जैसे नारियल काट रहे हो। उनके अंदर रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। क्षण भर में पयूट्स को मटियामेट कर डाले, फिर उन लड़कियों का भी गर्दन बड़ी बेरहमी से काट डाले। जब बारी अबिश की आई तो उनके सरदार ने कटुए को रोक लिया। पता नहीं क्या चल रहा था उसके मन में। वे उसे अपने साथ उठा ले गए। इधर इन तीनों की ठंड के मारे कुल्फी जम चुकी थी। जैसे तैसे करके माया ने अलाव जलाया, तब जाकर बात बनी। उनका बचना भी दुब्बर ही लग रहा था। वही अमेरिकन सैनिकों के हटते ही ब्रदर हिकमन ने जेकब को पटा लिया। आखिर दोनों मॉर्मन थे। जेकब अमेरिकन से ज्यादा अपने धर्म के लोगों पर भरोसा जताया, क्योंकि वो उसके पत्नी को ढूंढने का लालच दिए थे। कैप्टन डेलिंगर की बटालियन अभी निकलने के लिए हरवा हथियार रेडी कर ही रहे थे। तब तक जेकब उनकी आंखों के सामने मॉर्मन के साथ अपनी पत्नी को ढूंढने निकल गया, इस बात से अनजान कि जिसके साथ वो जा रहा है असल में वही लोग उस नरसंहार के गुनहगार है। बात करें मॉर्मन लश्कर की तो उनका लश्कर द नोवू के नाम से प्रसिद्ध है। दुनिया की नजरों में ये लश्कर अपने भाई बंधुओं की सुरक्षा के लिए लड़ते हैं। हालांकि उनकी काली करतूत तो आप लोग देख ही चुके हैं। कैंप पहुंचकर हिकमन जेकब से सबका परिचय करवाए। सबको आगाह किए कि जेकब उनके ही भाई दयाद है। उनके टोली पर आदिवासी मुखौटे वालों ने हमला किया था। वो ब्रदर जेकब की पत्नी को अगवा कर ले गए। अब उन्हें हर हाल में वापस लाना है। यहाँ पर जेकब जेम्स वॉल्सी को भी पहचान नहीं सका, क्योंकि जब वो मुखौटा निकाला
तब तक जेकब बेहोश हो चुका था, वरना मामला यहीं पर रफा दफा हो चुका होता। वॉल्सी के काम से हिकमन बहुत ही गुस्से में था। दरअसल उसने खत में जिक्र किया था कि उस नरसंहार का कोई गवाह नहीं है, लेकिन यहाँ तो दो गवाह है। पता नहीं जेकब की पत्नी किस किस को ये बात बता रही होगी। अमेरिकी गवर्नमेंट तक खबर पहुँचते ही यहाँ 1000 फौजी आ जाएंगे, फिर इनकी लुटिया डूबते देर नहीं लगेगी। इसीलिए कोई भी काम इन्हें बड़ी सफाई से करने को कहा गया है। वैसे जेकब जब तक इनके लिए खतरा नहीं है, उसे मारना नहीं है। वॉल्सी सारी बातें बिल्कुल समझ गया। इधर रात होते ही इन तीनों की लोकेशन रीड को पता चल चुकी थी। उसने आते ही माया को मारकर यहाँ से भगा दिया। असल में वो चाहता है कि माया अपने लोगों के पास चली जाए। हालांकि उसकी भी कुछ मजबूरी थी, जिसके चलते वो इनका साथ नहीं छोड़ रही थी। अगली सुबह तक जेम्स वॉल्सी उस जगह पहुंच चुके थे जहां पर कुकुर वंश के लोगों ने पैयूट्स को मारा था। कुछ लड़कियों की भी बॉडी मिली जो अबिश और जेकब के साथ सफर पर थी। हालांकि उनमें अबिश नहीं थी, ऊपर से एक बंधक के रस्सी को काटा गया था, जिसका मतलब वो अबिश हो सकती है। तभी उन्हें एक पायूट मिला जिसकी सांसें अब भी चल रही थी। उससे पूछने पर उसने कुकुर वंश का नाम लिया। इससे पहले कि वो और कुछ बताता, वॉल्सी ने उसे गोली मार दिया। ऊपर से समझाने लगा कि बेचारा मौत के लिए तरस रहा था, इसलिए ऐसा करना पड़ा। वे बस फिराक में थे कि कब जेकब की पत्नी मिल जाए ताकि दोनों गवाहों को एक साथ खत्म कर दिया जाए। इधर कैप्टन डेलिंगर अपनी टुकड़ी लेकर नरसंहार वाली जगह पहुंच चुके थे। सबूत ढूंढ ही रहे थे, तभी उन्हें वहां एक मास्क मिला। इस प्रकार के मुखौटे तो कोई आदिवासी नहीं पहनते। आदिवासियों के घोड़ों में नाल नहीं होते, जबकि यहाँ मिले हर घोड़े के पैरों में नाल है। हो न हो ये काम मॉर्मन लश्कर का है। वो अपने कुंबे की रक्षा के लिए अपनों का भी खून बहाने से पीछे नहीं हटते। शक तो उन्हीं पर जा रहा था, मगर आगे कार्यवाही करने के लिए इन्हें गवाह की जरूरत थी। बिना सबूत के वे कुछ एक्शन नहीं ले सकते। दूसरी तरफ पैदल चलते चलते इनकी हालत खराब हो चुकी थी। इतने में एक ठिकाना दिखा जहां से वे घोड़े खरीद सकते थे। हॉलोवे से $100 लेकर रीड नीचे गया। साथ में इन्हें यहीं पर रुकने का हिदायत भी देते गया। उनके सरदार से मिलकर घोड़ों का सौदा कर ही रहा था। तब तक हॉलोवे बेचैन हो उठी। उन्हें रीड पर शक हो रहा था कि कम में सौदा कर वो उनके पैसे में घपला कर लेगा। 3 तजुर्बेकार घोड़ों का सौदा $100 में हो चुका था। तब तक मिस हॉलोवे टपक पड़ी। पैसे वही दे रही थी तो उन्हें जानना था कि कितने में सौदा हो रहा है। वैसे आपके साथ कोई लड़का भी है क्या? दरअसल जिस प्रकार का उनका हुलिया है, वैसी औरत और उसके बेटे को कुछ लोग ढूंढते हुए गुजरे थे। बता रहे थे कि उनके सर पर बहुत बड़ा इनाम है। तभी छोटी पर एक लड़का दिखा। मतलब उसका शक सही निकला, ये वही औरत है। इनाम के लालच में उनके बीच मुठभेड़ हो गई। पलक झपकते ही रीड ने हॉलोवे को साइड कर 4-5 को ढेर कर दिया। बाकी बचे उसके कुल्हाड़ी के शिकार हुए। कुल्हाड़ी तो ऐसे चला रहा था मानो कि लकड़ी फाड़ रहा हो। कोई रहम नहीं, कुछ नहीं। अगर इस जंगल राज में नरम पड़े तो गए। भाई साहब क्षण भर में वो सबको मार डाला। अब हॉलोवे की असलियत रीड को भी पता है। कौन हो तुम और तुम्हारे ऊपर इनाम क्यों है? असल में उन्होंने एक बहुत बड़े आदमी के बेटे को मारा है। अगर वे वापस ब्रिजर गए तो उसके साथ साथ डेविन भी मारा जाएगा। उसकी भलाई उसके पिता के पास जाने में है, इसलिए वो उससे क्रुक स्प्रिंग्स जाने के लिए जिद कर रही थी। उसने वहां सुरक्षित पहुंचाने के लिए रीड को पूरे $1500 दिए, जिसे लेकर वो क्रुक स्प्रिंग्स जाने के लिए मान गया। हालांकि इस हमले में वो भी घायल हो चुका था। आगे चलकर उसकी तकलीफ और बढ़ गई। वो अचानक बेहोश होकर घोड़े से गिर पड़ा। पता चला कि उसे गोली लगी थी, जिसके चलते ब्लड लॉस हुआ था। हॉलोवे ने पहले अपने $1500 उसके जेब से निकाल लिए। वैसे भी वो मरने के कगार पर था। तभी कुछ आदिवासी वहां आ धमके। दरअसल ये आदिवासी शोशोने जनजाति के थे। आइजक रीड उन्हीं के कबीले का था। वे फौरन उसे घोड़े पर बिठाकर अपने कबीले ले गए, जहां पर रीड का उपचार किया गया। दूसरी ओर कुकुर वंश के लोग अबिश को अभी भी जिंदा रखे थे। टाइम टू टाइम खाने दे रहे थे। इधर नोवू लश्कर यूटीज जनजाति के डेरे पर पहुंच चुके थे। उन्हें एक लड़की की तलाश थी जो कुछ दिन पहले हुए एक आदिवासी हमले में अगवा हुई थी। तभी जेकब एक बच्ची के सर पर अपनी पत्नी की ओढ़नी देख बावला हो उठा। चीख चीख कर सबको बताने लगा कि ये उसकी पत्नी अबिश की है। हालांकि यूटीज जनजाति के लोगों का इस हमले में कोई हाथ नहीं था, इसलिए उन्हें यहाँ से भी खाली हाथ ही लौटना पड़ा। वही 2 दिन बाद रीड होश में आ चुका था। अब उसकी तबीयत काफी बेहतर थी। जब वो मर रहा था तो उसके सारे पैसे हॉलोवे ने निकाल लिए थे। ये बात रीड जानता था। इसके बाद वो अपनी माँ से मिला। वो उसके लिए काफी खुश थी, चाहती थी कि वो दोबारा अपना घर बसा ले। कुछ साल पहले रीड की पत्नी और बेटा किसी हमले में मारे गए थे। तभी से वो उदास सा रहने लगा था, फिर घर छोड़कर चला गया। वो बच्चा और वो औरत उसे उनकी याद दिलाते हैं। शायद इसीलिए वो उनकी मदद कर रहा है। इतने में यहाँ पर अमेरिकन फौज के कुछ सोल्जर्स आ धमके। कैप्टन डेलिंगर ने उनको उस नरसंहार के बारे में बताया।
और ये भी कि इस हमले को इन्होंने नहीं किया, पर उनकी जान को भी खतरा है, इसलिए उन्हें अपना डेरा पूरब की ओर ले जाना चाहिए, जहां पर अमेरिकी सरकार ने उनको रहने के लिए जमीन दिया है। तभी रीड ने उनको बताया कि उस नरसंहार के समय वो वहीं पर था। शायद वे मुखौटा पहने मॉर्मन लश्कर वाले थे। अगर उस हमले में शामिल कोई व्यक्ति उन्हें मिला तो कैप्टन डेलिंगर को फोर्ट ब्रिजर में खबर करना है। इतना हिदायत देकर वे वापस लौट गए। उनके लौटने के बाद रीड इनको लेकर वेस्ट की तरफ सफर पर निकल पड़ा। तो क्या वो इनको सही सलामत क्रुक्स स्प्रिंग्स पहुंचा पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए।